हेलो स्टूडेंट्स, आज हम औद्योगिक क्रांति के भाग 6 में बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति के परिणामों के आगे की चर्चा। तो अगला पॉइंट था यूरोपीय समाज की वर्ग संरचना। यह क्लास स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आया या यूरोपीय समाज की वर्ग संरचना में जो परिवर्तन आया, तो औद्योगिक क्रांति एक तरफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि की थी, वहीं दूसरी ओर यूरोप के सभी देशों के सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात किया था। इस क्रांति से पूर्व यूरोप महाद्वीप के सभी देशों की सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित थी: कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग तथा साधारण वर्ग। उस समय के समाज में कुलीन वर्ग का विशेष स्थान होता था। राजा तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों के पश्चात इस वर्ग का समाज में सर्वोच्च स्थान माना जाता था। प्रशासन में इस वर्ग के व्यक्तियों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। राज्य के सभी उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर कुलीनों को नियुक्त किया जाता था। यूरोप के प्राय सभी देशों में भूमि की जागीरदारी प्रथा का प्रचलन किया जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत भूमि का विभाजन विभिन्न जागीरों में किया जाता था। कुलीन वर्ग के व्यक्ति ही इन जागीरों के स्वामी होते थे। इस वर्ग पर शासन की ओर से किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था और साधारण जनता तथा प्रशासन पर कुलीनों का आतंक छाया रहता था। समाज में उन्हें विशेष सम्मान मिला हुआ था। उनका मुख्य कार्य जनता से कर वसूल करना और साधारण जनता का विभिन्न तरीकों से शोषण करना था। समाज का दूसरा वर्ग पादरियों से संबंधित था। आर्थिक दृष्टिकोण से पादरी वर्ग भी 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम श्रेणी में ऐसे पादरी सम्मिलित थे जिन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक समृद्धि तथा वंशानुगत प्रभाव के कारण चर्च की संपत्ति तथा सभी महत्वपूर्ण धार्मिक पदों पर अधिकार कर लिया था। समाज के धार्मिक अनुष्ठानों तथा चर्च में संपन्न होने वाली धार्मिक क्रियाओं में इनकी कोई रुचि नहीं थी। इनका मुख्य कार्य चर्च की संपत्ति का दुरुपयोग करना और जनता से धार्मिक कर वसूल करना था तथा राज परिवार के साथ मिलकर विभिन्न राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग लेना था। पादरियों की दूसरी श्रेणी में ऐसे पादरी सम्मिलित थे जो धन के अभाव में साधारण भिक्षुओं की तरह अपना जीवन यापन करते थे। चर्च की संपत्ति से इन्हें कोई लगाव नहीं था। ये लोग प्रायः शिक्षित होते थे तथा जनता के मध्य रहकर धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराते थे। धार्मिक कार्यों में इस वर्ग की विशेष रुचि थी। और तीसरा वर्ग साधारण जनता का था। औद्योगिक क्रांति से पूर्व कृषि ही मुख्य व्यवसाय होने के कारण साधारण वर्ग में कृषकों और कृषक दासों की संख्या अधिक होती थी। जागीरदारी प्रथा का प्रचलन होने के कारण यूरोप के लगभग सभी देशों, विशेष रूप से पूर्व व मध्य यूरोप में कृषक दासों की संख्या अधिक थी, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषक वर्ग पुरातन व्यवस्था के शोषण का शिकार था। हम आगे बात करें साम्राज्यवाद के उदय की, तो यह पहले ही मैंने आपको बता दिया कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्राय सभी देशों में उत्पादन कार्य मशीनों के द्वारा विशाल पैमानों पर प्रारंभ हो गया। उत्पादन में वृद्धि होने तथा आर्थिक विकास होने के साथ साथ इस क्रांति ने सभी देशों के समक्ष 3 मुख्य समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। प्रथम, उत्पादन के लिए कच्चा माल, लोहा, कोयला और अन्य खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती थी। औद्योगिक क्रांति से पहले लोग अपने सीमित साधनों से सीमित मात्रा में उत्पादन करते थे, अतः उन्हें कच्चे माल और खनिज पदार्थों की आवश्यकता भी सीमित मात्रा में होती थी तथा इसकी पूर्ति संबंधित देश में आसानी से हो जाती थी। किंतु बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जाने से कच्चे माल और खनिज पदार्थों की पूर्ति की समस्या सभी देशों के सामने उत्पन्न हुई। द्वितीय, अधिक मात्रा में उत्पादन होने से निर्मित माल की बिक्री की समस्या का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। सभी देश निर्मित वस्तुओं की खपत के लिए नए क्षेत्र खोजने लगे। और तीसरा, औद्योगिक क्रांति ने अनेक नए औद्योगिक नगरों को जन्म दिया था। इन औद्योगिक केंद्रों पर विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मजदूर बस गए थे। नगरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी, जो सभी देशों की सरकारों के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने 3 मुख्य समस्याओं को जन्म दिया: कच्चे माल की समस्या, निर्मित माल की बिक्री की समस्या तथा बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्यत्र बसाने की समस्या। हम आगे बात करें पूंजीवाद के विकास की, तो औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी देन पूंजीवाद है तथा यह भावना समाज के लिए नवीन नहीं थी।
पूंजी तथा पूंजीवादी भावना समाज में अति प्राचीन काल से विद्यमान रही है। यूरोप में पुनर्जागरण के काल मध्य युग में छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियों ने लोगों की व्यक्तिगत पूंजी को एकत्र करके व्यापारिक कार्यों में लगाने का कार्य प्रारंभ किया था। इसे व्यापारिक पूंजीवाद का प्रारंभिक काल माना जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापारिक पूंजीवाद का तीव्र गति से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवाद के मध्ययुगीन स्वरूप का विकास और विस्तार हुआ। इस भावना ने प्रत्येक आर्थिक क्रिया को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके कारण संपूर्ण समाज पर इसका प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ा। इस नवीन भावना को औद्योगिक पूंजीवाद की संज्ञा देना अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले व्यापार, वाणिज्य और कृषि के विकास के लिए वांछित पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, किंतु यांत्रिक आविष्कार होने से विशाल पैमाने पर दो मुख्य कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई। प्रथम, नवीन मशीनों की कीमत बहुत अधिक थी तथा द्वितीय, जिन कारखानों में मशीनों का प्रयोग होना था उन कारखानों की स्थापना के लिए भी अपार धनराशि की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए भी एक विशाल धनराशि आवश्यक थी, क्योंकि निर्मित माल की बिक्री तथा बिके हुए माल के बदले में धन के आने के समय तक मजदूर अपनी मजदूरी के भुगतान की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उद्योगों के लिए विशाल पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता को जन्म दिया। इस आवश्यकता को कोई भी पूंजीपति और उद्योगपति अकेला ही पूरा नहीं कर सकता था, अतः इस समाधान के लिए विनियोजन प्रथा का सहारा लिया गया, इन्वेस्टमेंट सिस्टम का सहारा लिया गया और इस प्रथा के अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से उनकी बचत की धनराशि विनियोजित करने की व्यवस्था की गई तथा उसके बदले में उन्हें ब्याज, बॉन्ड, प्रमाण पत्र आदि के रूप में प्रेरणात्मक वस्तु प्रदान करने का प्रबंध किया गया। यह औद्योगिक पूंजीवाद का स्वरूप था, जिसके अंतर्गत उद्योगों के लिए विशाल पैमाने पर पूंजी जुटाने के जटिल कार्य को समाज के विभिन्न वर्गों के सहयोग से पूरा करने का प्रयत्न किया गया। आगे हम कुछ परिणामों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।